गाइस हम जीटी को डिस्कस कर रहे हैं। ये मैरो का जीटी है और इस वीडियो को 1.5 पे देखना प्लीज़, ठीक है। अभी हम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक मदर अपने बेटे को लेके आती है क्लिनिक के अंदर और वो कहती है कि इसका जो स्कूल में है ना, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, अच्छा पुअर ग्रेड्स आते हैं, बट उसके बाद में ये स्पोर्ट्स क्लब में जाता है और वहाँ पे इसका मतलब बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है स्पोर्ट्स में। तो ये कौन से टाइप का मैकेनिज्म है? तो ये कंपनसेशन है। ये वाला जो जीटी का क्वेश्चन है ये आगे के कुछ जीटीज़ में भी रिपीट हुआ है। कंपनसेशन क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक चीज़ में बच्चा अच्छा नहीं है तो दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होने की कोशिश करता है। ये एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हम और ऑप्शंस देखते हैं। रैशनलाइजेशन क्यों नहीं है? रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि मेरे कम मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टीचर अच्छे नहीं पढ़ाता। क्वेश्चन है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ पे है। बेसिकली ये हमारे पास पूछ रहे हैं अल्जाइमर डिजीज़ में जो बीटा प्लाक बनते हैं, हमें पता है हमारे पास ताउ प्रोटीन बनते हैं जो कि न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं। हमारे पास अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स बनते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर। तो हिरानो बॉडीज़ भी बनते हैं जो एक्टिन से बनते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज़ में बेसिकली उसने पूछा है कि एक आपके पास 70 ईयर ओल्ड वुमेन आई है जो कि अल्जाइमर डिजीज़ की है, which present with worsening memory and cognitive ability despite being treated with cholinesterase inhibitor। ठीक है, दैट मीन्स उसका पहले से ही cholinesterase inhibitors के साथ तो ट्रीटमेंट हुआ है। हर मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, बट वो कंट्रोल है मेडिकेशन पे। उसके न्यूरोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किए है कि एक वही मार्केट में एक नई दवाई आई है जो आपके अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स हैं उनको कम कर देगी। तो बताओ कि ये न्यूरोलॉजिस्ट कौन सी दवाई के बारे में बात कर रहा था? सी मेमेंटामीन आपने सुना हुआ है पहले, ठीक है। अभी ये पिप्राजोल अच्छा ये तो अलग हो गई, ठीक है, क्लास ही अलग हो गई। तो बेसिकली पहले तो मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी, विच इज़ डोनानीमैब। व्हाट इज़ दिस डोनानीमैब? मैंने ऐसे याद किया है कि MAB तो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और ये डन कर देती है, दोनों काम कर देती है, ठीक है। पहले तो आपने एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर से आपको ट्रीट किया है ना, उसके बाद में ये दवाई हम दे रहे हैं तो ये दोनों काम कर रही है, ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। दोनों काम करने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो है हमारे पास डोनानीमैब। और बेसिकली हमारे पास डिमेंशिया के अर्ली स्टेजेस वगैरह में और इसमें देते हैं, ठीक है। मेमेंटामीन के बारे में पढ़ें तो ये NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं और ये रिड्यूस करते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी इन दी अल्जाइमर्स डिजीज़। ओके, सो बेसिकली बस ये याद रखना कि एक जो अल्जाइमर की नई दवाई आई है वो डोनानीमैब है। आगे और भी हम ट्रीटमेंट प्लान और अल्जाइमर के बारे में पढ़ते रहेंगे। एक GTs में तो यही क्वेश्चन था कि आपको मैच करना था करेक्टली कि जो ताउ प्रोटीन है वो क्या है। तो न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स थे ताउ प्रोटीन और बीटा माइलॉइड प्लाक था, ठीक है। अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है GTs में, सेम क्वेश्चन कि एक चाइल्ड आपके पास आया है जो कि प्रीवियसली डायग्नोस हुआ था एज एंडोक्राइन ट्यूमर प्रेजेंटेड विथ कंजुगेट आई मूवमेंट, मतलब ओपस्टोक्लोनस मायोक्लोनस, ठीक है, एंड मायोक्लोनस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर हैज़ लीड टू दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन? बेसिकली दिस इज़ केस सिनेरियो ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो न्यूरोब्लास्टोमा का पेशेंट होता है एक तो बच्चा होता है और बच्चे में क्या होता है, आई मूवमेंट्स ऐसे आई मूवमेंट्स हो रही होंगी, बिल्कुल बहुत फास्ट कॉन्जुगेट, दोनों आईज मूव कर रही होंगी। along with patient will present to you with myoclonus, that's why we call this syndrome as opsoclonus myoclonus syndrome, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसे हम डांसिंग आई या डांसिंग फीट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्जिकल जो रिसेक्शन है वो स्टैंडर्ड हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान है। रकून आइज़ इनमें मिल सकता है। ब्लूबेरी मफिन बेबी इसमें मिलता है, बेसिकली लेस देन 5 ईयर का बेबी होगा। एलिवेटेड BP हो सकता है। फिर हमारे पास जब हम हिस्टो करवाते हैं तो ये क्वेश्चन भी आगे पूछ सकते थे आप कि इसमें स्मॉल राउंड ब्लू सेल दिखते हैं, होमर राइट सूडोरोसेट दिखते हैं, VMA एंड HBA इसमें एलिवेटेड होते हैं, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। बेसिकली हमारे पास ये आया है, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है कि पेशेंट की रेड आई है, वाटरिंग ऑफ आई भी लग रही है, ठीक है, रेडनेस है, फोटोफोबिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें पूछा है कि जब आपने एग्जामिनेशन की तो आपको रिवील हुए फॉलिकल्स इन द लोअर पैल्पेबल कंजक्टिवा एंड पैल्पेबल प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म?
तो डेफिनेटली देखो मोरेक्सिला क्यों नहीं है कि जो मोरेक्सिला होता है वो क्या करता है, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस करता है। अगर ये पूरा यहाँ पे वाइट होता और सिर्फ ये एंगल्स रेड होते तो हम मोरेक्सिला की तरफ चले जाते। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस आपको पता है ट्रैकोमा की कंप्लेन होती है उसमें, तो ठीक है। अब एडिनो और इंटेरो दो हमारे पास बचे हैं। इसका जो आंसर है वो एडिनो वायरस है। क्यों है? क्योंकि बेसिकली दिस इज़ अ केस ऑफ एपिडेमिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस विच इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय एडिनो वायरस। एंड कौन से उसके सब टाइप हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, 8, 19 एंड 37। शिपयार्ड आई हम इसे बोलते हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती थी, बट बेसिकली दिस इज़ एपिडेमिक कीरेटो कंजक्टिवाइटिस विच इज़ फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। सुपरफिशियल पंक्टेट कैरेटाइटिस इसमें होगी, से हम शिपयार्ड आई कहते हैं। एडिनो वायरस 8, 19, 37 इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 8 सबसे मोस्ट कॉमन होता है। हमने इसे ट्रैकोमा क्यों नहीं माना? क्योंकि जो ट्रैकोमा होता है बेसिकली एक तो अडल्ट में होता, साथ में हमारे पास कंजक्टिवाइटिस ट्रैकोमा में क्या होता है, फॉलिकुलर और पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस, पैनस फॉर्मेशन, सिकाट्राइजेशन, सब कुछ ये सारी चीज़ें देखने को मिलती, ठीक है। नाउ मोरेक्सिला एक्जेंफिल मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है, एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड कंजक्टिवा एट द जंक्शन ऑफ द मार्जिन एट द एंगल ऑफ द आइज़, यहाँ पर हमारे को इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। इंटेरो वायरस 70 पे अलग से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक जीटी में पूछा हुआ है कि ये सिनेरियो, और इसका नाम हमें हिमरेजिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ऐसे लग रहा है ना जैसे आँख से खून गिर रहा है, तो दिस इज़ कॉज्ड बाय इंटेरो वायरस। ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। अपोलो कंजक्टिवाइटिस भी हम इसे बोलते हैं, बल्बर कंजक्टिवाइटिस भी हम इसे बोलते हैं। Now let's just move on to the next question. After a diet rich in cholesterol, it has seen that the de novo synthesis of cholesterol in the liver disease. ठीक है, it is seen that the de novo synthesis of the cholesterol in the liver decreases. Okay, decreases. Okay, de novo कम हो गई है जब आपने cholesterol rich diet ली है, ठीक है। Which of the following enzyme is involved in this condition? This is a very easy question. बस आपको cholesterol synthesis का regulation पूछा है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है एसिटाइल कोलिन से आपका बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, समझ के बीटा वाला, फिर मिवेलोनेट कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर हमारे पास बनता है। एंड कौन सा एंजाइम इफेक्ट हुआ है? HMG को रिडक्टेज, दैट मीन कुछ कम हो के कोलेस्ट्रॉल बना है। कोई बहुत बड़ा नाम था उसको आपने रिड्यूस किया है, ऐसे याद रख लो चाहे से। तो आंसर तो हमारा HMG को रिडक्टेज है। और ये चीज़ भी एक बार नोट कर लो गाइस कि इंसुलिन जो है वो इस स्टेप को प्रमोट कर रही है, ग्लूकागॉन इस स्टेप को डिक्रीज़ कर रहा है। हो सकता है ऐसे घुमा फिरा के आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले हमसे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया है कि भाई क्या इसमें रिड्यूस हो गया है, वो ये वाला स्टेप था। फिर हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें देखो ये फॉलिकल्स दिख रहे हैं। अगर बहुत देर तक आप इस फोटो को देखोगे ना तो आपको फॉलिकल सारे नज़र आने लग जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज़ फॉलिकुलर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। एंड अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मिडिल एज मैन दिया हुआ है, वो OPD में आया है, फटीग, टायर्डनेस, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के साथ आया है। और कौन सा रेजिमेंट आप दोगे तो हमें डेफिनेटली दिख रहा है कि दिस इज़ फॉलिकुलर लिम्फोमा। एंड फॉलिकुलर लिम्फोमा में हम कौन सा रेजिमेंट देते हैं? R-CHOP. R-CHOP is the regimen which we use in non-Hodgkin lymphoma for the treatment of follicular lymphoma also. R-CHOP में हर एक जो RCHOP है ये एक दवाई का नाम है, जैसे R for rituximab, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरुबिसिन, विनक्रिस्टीन एंड प्रेडनिसोन। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली बातें भी हो गई हैं। नॉन हॉजकिन जो लिम्फोमा होता है वो मल्टीपल पेरिफेरल नोड्स को नॉन कॉन्टिग्यूस होता है इसमें, और हॉजकिन में कॉन्टिग्यूस होता है। एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन इसकी बहुत कॉमन होती है। ठीक है, नॉन हॉजकिन में डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल आ गया, फॉलिकुलर हो गया, क्रॉनिक हो गया। अभी ना मैंने एक जीटी देखा था, उसने पूछा था कि जो जॉगरन सिंड्रोम होता है, जो जॉगरन अपना है, वो किसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, हॉजकिन के साथ या नॉन हॉजकिन के साथ? तो बेसिकली वो हमारे पास नॉन हॉजकिन के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास देखो 3 रेजिमेन और हैं। अगर हमें या तो और रेजिमेन पता होते तो हम उसे निकाल के भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे? देखो ABVD, मतलब C की जगह सिर्फ V आया है। ABCD रेजिमेन, ABVD रेजिमेन हम बेसिकली हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ करते हैं।
तो आर चॉप आप नॉन हॉजकिन में यूज़ कर रहे हो, ABCD नॉर्मल जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हॉजकिन में यूज़ कर रहे हो। ये बी चॉप क्या है, देखो वो आर चॉप था, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। बी चॉप रेजिमेन हम लिम्फोसाइट डिप्लीटेड हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ करते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि आप ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर में यूज़ कर सकते हो। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पिछला एक और GT था उसमें ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया था, उन्होंने थोड़ा अलग टाइप से फ्रेम किया था कि एक पेशेंट है वो मतलब वॉशरूम जाने से पहले ही उसका जो ब्लैडर है वो बिल्कुल मतलब खाली हो जाता है, वो रोक ही नहीं पाता, ऐसे ऐसे करके उसने यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस का क्वेश्चन बनाया था। तो बेसिकली ये हमारे पास ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तो पहले मैं आंसर बता देती हूँ, टोलटेरोडीन। मैं तो देखो ऐसे ही बोलती हूँ इसको, टोलटेरोडीन हम इसे यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली ये टोलटेरोडीन है क्या, इट्स अ मस्कुलर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दिस इज़ M3 पे काम करता है। और ओवर एक्टिव ब्लैडर होता क्यों है, डेट्रोसल मसल की ओवर एक्टिविटी या पैरासिम्पैथेटिक की ओवर एक्टिविटी इसकी वजह से होता है। इसकी ड्रग्स आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, एक बार जस्ट मैं रीड कर देती हूँ। अभी हमारे पास ये टोलटेरोडीन था विच इज़ ब्लैडर सिलेक्टिव ड्रग, ठीक है। फिर हमारे पास दिन दोबारा आएगा, ठीक है, फेसोटेरोडीन, ठीक है। टोलटेरोडीन, टोल को अब फेसो से कन्वर्ट कर दिया तो टोल फेसो, ठीक है। N3 सिलेक्टिव के नाम भी याद कर लो, डर गई तो सो जाओगी, डरी सोली, ठीक है, डर गई सो गई, डरी फिनासिन सोली फिनासिन, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। आपने रिलैक्स कब हो जाते हो, जब आप कोई भी चीज़ ऑफ कर देते हो, ठीक है, चाहे फ़ोन ऑफ कर देते हो, लाइट ऑफ कर देते हो। तो ऑक्सीब्यूटाइनिन और फ्लेवोक्सेट, ठीक है, ऑक्स, ठीक है, दोनों में ऑक्स ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी 2 बार पूछा हुआ है, एक और GT में सेम सा क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। बेसिकली पेशेंट ने कहा है कि पेशेंट प्रेजेंट विथ गेट अबनॉर्मेलिटी, ओके। उसने कहा कि भाई देखो मेरे लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हुआ था 3 महीने पहले, डिटेल्ड इवैल्यूएशन करी तो आपको पता चला कि भाई ये इसको दिक्कत थी फ्रैक्चर। उसने बोला, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें ऐसा लग रहा है आपको कि कौन सा फ्रैक्चर हुआ होगा जिसके लिए हमने ये चीज़ यूज़ किया है, और कौन सी टाइप की गेट डिफॉर्मिटी हुई होगी। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का हमारे पास लगा रहे हैं हम और हम फुट को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन फुट ड्रॉप हुआ था। फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से होता है। कॉमन पेरोनियल नर्व सबसे ज़्यादा डैमेज होने का चांसेस कहाँ पे है, हमारे पास फिबुला पे है। तो बेसिकली इतना तो हमें पता चल गया कि दिस इज़ एक सिनेरियो ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फिबुलर नेक, ठीक है। नेक हमारी गई, उसकी वजह से हमारे पास कॉमन पेरोनियल चली गई, कॉमन पेरोनियल की वजह से फुट ड्रॉप या फिर हम उसे आइस्टिपेज गेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे को हम एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये जो ऑर्थोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाँ ऑर्थोसिस ब्रेस हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरे राइट साइड में एमीपेरेसिस है एंड हेमी सेंसरी लॉस है ऑफ द लेग एंड फुट, ठीक है। एमीपेरेसिस और एमी सेंसरी लॉस है ऑफ लेग एंड फुट, समझ गए। इज़ अनेबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, इज़ अपैथिक एंड हैज़ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी चेंज। अब जहाँ पे भी पर्सनालिटी चेंज आ जाता है, इतना तो आपको दिमाग में आ जाता है कि यार ये फ्रंटल के बारे में बात हो रही है, फ्रंटल लोब की कुछ गया। इसने पूछा कि भाई एक कोई आर्टरी थी जो कि इस जगह को सप्लाई करी थी, वो ऑक्लूड होगी तो बता दो। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे याद रख लो कि जो अपना फ्रंटल एरिया है और पैराइटल एरिया है ना, वो बिल्कुल आगे आता है दिमाग में, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका हो गया जो करनू, मान लो ये आपका दिमाग है, ठीक है, यो दिमाग है, यो नू मान लो यो अपना फ्रंटल है और ये अपना पैराइटल है, ठीक है। और इब इसने कहा कि भाई पर्सनालिटी चेंज होगी, पेशेंट की पर्सनालिटी चेंज होगी, दैट मीन एंटीरियर कोई आर्टरी थी, एंटीरियर कोई आर्टरी थी जो कि चेंज होगी। एक मिडल आर्टरी भी आएगी बाद में, उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी जो कि ऑक्लूड हो गई और जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम आ गए।
पर्सनालिटी चेंज की जगह और क्या क्या चीज़ आई है कि ही इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट करेक्टली। और क्या क्या चीज़ें आई हैं, राइट साइडेड एमीपैरेसिस एंड एमीसेंसरी लॉस। अभी और पढ़ते हैं ये क्यों हुआ। ये पढ़ने के लिए तो हमारे को पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो हमारी कहाँ से रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही है, जो कि पार्ट है सर्कल ऑफ विलिस का। तो मेनली सर्कल ऑफ विलिस है, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, अपनी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, वर्टिबल आर्टरी है, वर्टिबो बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली अब आगे पूरा पढ़ते हैं। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही है मोस्ट ऑफ द सुपीरियर मीडियल पैराइटल एंड फ्रंटल लोब, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या करती है, कम्युनिकेट करती है जो लेफ्ट साइड की एंटीरियर आर्टरी और राइट साइड की एंटीरियर आर्टरी है ना, वो बाद में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की वजह से जुड़ी होती है। ठीक है, एसीओम की वजह से जुड़ी होती है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसने बोला कि मान लो अगर आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑक्लूड हो गई तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रालेटरल, हमेशा कॉन्ट्रालेटरल दिक्कत आएगी, एमीपैरेसिस हो जाएगी, एमीसेंसरी लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मेनली लेग एंड फुट इन्वॉल्व होएगा और आपका फ्रंटल एरिया की वजह से पर्सनैलिटी चेंज आएगी। ऑब्जेक्ट आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैं आपको ये दिखाऊंगी पेंसिल, आप कहोगे कि यार ये तो एक सीख लग रही है, एक कोई बांस की लकड़ी लग रही है, तो आप समझ नहीं पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एपैथी हो जाएगी। ये सब कुछ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी और मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस इतना याद रख लो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी आपको मिडल और पोस्टीरियर और तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ईजी है भाई, काफ़ी लोगों को तो सिर्फ ये हिस्टोपैथ का एग्जाम का ये डायग्राम देख के ही पता चल जाता है। दिस इज़ मोड सेल या हम जिसे रसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी देखो इसमें लिखा भी होगा कि दिस इज़ मोड सेल, और यहाँ पर इसके डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये रसल बॉडी है जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबिन शो कर रही है। बेसिकली हमारा केस मल्टीपल माइलोमा का है। हमने क्यों कहा कि ये मल्टीपल माइलोमा का है, क्योंकि पेशेंट आपके पास यूटीआई, फ्रीक्वेंट यूटीआई और बोन पेन के साथ में आ रहा है, और फिर आपके पास स्मीयर में भी आपको मोड सेल दिख रहे हैं, मतलब रसल बॉडी दिख रही है जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है। इसने कहा भाई आपने इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम आप यूज़ करो, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये बात तो अपनी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि अपने पास मल्टीपल माइलोमा में जब हम ISS स्टेजिंग की बात करते हैं, दैट मीन इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो अपने पास बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन की वजह से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट हमारा डन हो गया है। अब ये देखो, ये हमारे पास जो अपीयरेंस है, पंच्ड आउट डिफेक्ट्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 1 to 4 सेंटीमीटर के इसके अंदर लिखा हुआ था, इसे मैंने बोला। बेसिकली इसमें एक्सियल अपना स्केलेटन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन हो गया, पॉलीक्लोनल सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स दिखते हैं, CRP बढ़ जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस बढ़ जाता है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ जाता है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें थी। रोलेक्स फॉर्मेशन बढ़ जाता है, IgM वगैरह हो गया। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट डन हो गया, इससे ज़्यादा और कंफ्यूज नहीं करते हैं। सिंपल बात पूछी हुई थी, मल्टीपल माइलोमा का क्वेश्चन था, मोड सेल आपको दिख रहा था, ISS स्टेजिंग आप किसके हिसाब से करते हो, बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन की वजह से हम करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है। पहले तो एक बंदी है जो कि प्रेग्नेंट है, कितने हफ्ते की प्रेग्नेंट है, 31 वीक की प्रेग्नेंट है। वो आपके पास आई है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विथ लोअर एब्डोमिनल पेन। आप ऑन ड्यूटी, आप क्लिनिशियन हो, आप कंसर्न्ड इफ़ द पेशेंट इज़ इन प्री टर्म लेबर और नॉट, एंड आस्क यू टू अरेंज एंड कलेक्ट अ सैम्पल। ठीक है, तो आप मान लो आप इंटर्न हो, आपको किसी पीजी ने कहा कि यार मेरे को लग रहा है यार प्री टर्म लेबर पे ना चली गई हो, जा तू इसका सैंपल ले ले, बस इतना उसने बात कहा। उसने कहा कि यार अपने को ना फीटल फाइब्रोनेक्टिन देखने हैं, तो बता तू कौन सा सैंपल कलेक्ट करके लाएगी। तो आपने, अब आपको अगर यही बात नहीं पता कि यार प्री टर्म लेबर में कौन सा सैंपल लेना है टू चेक द फीटल फाइब्रोनेक्टिन, तो आप क्या ही सैंपल कलेक्ट करोगे, है ना। तो बेसिकली इस सिनेरियो में फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्री टर्म लेबर को इंडिकेट करता है, और ये हम सिक्रीशंस में देखते हैं। कहाँ की सिक्रीशन में देखते हैं, सर्वाइको वजाइनल सिक्रीशंस में फीटल फाइब्रोनेक्टिन चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो प्री टर्म लेबर है, मेम्ब्रेन रप्चर है नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। बाकी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन हम अलाइजा
यूज़ करके देखते हैं, अगर उसका लेवल 50 से ज़्यादा होता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इतनी सी बात थी, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाला एक टेस्ट आता है। ये टेस्ट क्या है, एक पेशेंट जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग CSOM का है, दैट मीन कोई ना कोई CSOM की कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन है आपका, विथ कंप्लेन ऑफ फीवर, चिल एंड राइगर, ठीक है भाई, कोई इन्फेक्शन है। While examining the patient, you notice a rapid rise in the CSF pressure on compressing the left jugular vein, but no effect by compressing on the right side. That mean right side में कोई आपका कुछ फंसा हुआ है, चुक्का फंसा हुआ है आपका, तो राइट साइड में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। दैट मीन कोई ना कोई थ्रोम्बोसिस का एक केस है, मतलब थ्रोम्बोफिलेब्लाइटिस का एक केस हो गया। तो लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलेब्लाइटिस का एक केस हो गया कि भाई राइट साइड में आपकी जो नाली है वो बंद हो रखी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेफ़्ट साइड की नाली को जब आप दबा रहे हो तो ऊपर जो बैलून है वो आपका वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर बढ़ने वाली कहानी को बोलते क्या है। बेसिकली दिस इज़ तोबे आयर टेस्ट। तोबे आयर टेस्ट बेसिकली हमने परफॉर्म किया है, और इस प्रकार का टेस्ट हम लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलेब्लाइटिस में परफॉर्म करते हैं। तोबे आयर टेस्ट में हम CSF का प्रेशर नोट करते हैं जब हम मैनुअल कंप्रेशन करते हैं ऑन द जुगुलर वेन। कंप्रेशन ऑफ द वेन ऑफ द थ्रोम्बोसाइड जो होगी अगर है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हेल्थी साइड की वजह से CSF का प्रेशर इंक्रीज होगा। लेटरल साइनस थ्रोम्बोफिलेब्लाइटिस में एक टाइप की फीवर आती है जिसे हम बोलते हैं हैकेट पिकेट फेंस फीवर, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द सेप्टिसीमिया। हैकेट ये फीवर के बाद में हेडेक एक मेन कंप्लेन है। फिर ग्रिसिंगर साइन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने ऐसे याद किया है कि सिंगर के गले में कुछ फंस गया, ठीक है, तो सिंगर के गले में कुछ फंस गया तो ग्रिसिंगर साइन आपको हमारे पास ये थ्रोम्बोफिलेब्लाइटिस में दिखता है, ठीक है। फिर पेपिलोइडीमा दिखेगा, CSF प्रेशर इंक्रीज होगा तो CCT में आपको टिपिकल डेल्टा साइन दिखेगा, तो ये चीज़ थोड़ी याद रख लो। ट्रीटमेंट में आप इंट्रावीनस एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, मेस्टोइडेक्टमी, एक्सपोजर ऑफ द साइनस, लाइगेशन ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन, एंटीकोगुलेंट थेरेपी आप देते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट डन हो गया। लेट्स जस्ट मूव अहेड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। एक HIV का पेशेंट है 50 ईयर ओल्ड। अब आपने उसकी ऑटोप्सी परफॉर्म करनी है, तो बताओ कौन सा ऐसा टेक्निक है जो आप यूज़ करोगे। तो इन सीटू डाइसेक्शन कंबाइंड विथ एन ब्लॉक रिमूवल, तो ये रॉकेट एंड स्काई है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो कितना मस्त मतलब एक साथ में दिया हुआ है। दिस इज़ कापोसी वाला एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। बेसिकली ये हमारे पास जो पेशेंट है वो डायलिसिस का है, लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे है, और पेनफुल लीजन ऑफ द अब्डोमेन ये आपको देखने को मिले हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ड्यू टू CKD के पेशेंट में पेनफुल लीजन्स जो दिख रहे हैं वो कैल्सीफाइलेक्सिस के वजह से दिखते हैं। कैल्सीफाइलेक्सिस क्या होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो इसमें कैल्शियम की डिपॉजिट हैं, तो हम कैल्शियम को देखने के लिए वोन कोसा स्टेन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट जो CKD का है, लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस पे है, जिसमें पेनफुल परप्यूरिक लीजन्स अब्डोमेन पे दिखते हैं, तो दिस इज़ इंडिकेटिंग यू टुवर्ड कैल्सीफाइलेक्सिस ड्यू टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब आपको पता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो औरों से अलग रहेगा, एंड वोन कोसा स्टेन आप इसके लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अभी इसमें देखो हाई कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट, हाई PTH, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया है डन। लेट्स मूव ऑन अहेड। ये बस बेसिकली हमारे से पूछ रहा है कि हमारा जो HHV8 है, ऐसा कौन सा इनमें से डिजीज़ है विच इज़ नॉट कॉज बाय HHV8, ठीक है। तो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8 से कौन सा डिजीज़ नहीं हुआ, तो कापोसी हो रखा है, कास्टलमैन होता है, और प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा भी होता है। बट अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया जो है वो हमारे पास जो अडल्ट टी ल्यूकीमिया लिम्फोमा होता है ना, HTLV हम जिसे कहते हैं, तो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया हमारा HTLV करता है। बाकी हमारा जो कापोसी है, कास्टलमैन है, और प्राइमरी फ्यूजन है वो कॉज्ड बाय HHV8। दिस इज़ द ओनली ये क्वेश्चन इसमें यही पूछा हुआ था। ये वाला इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज़ अपीयरिंग एज कैंडिडा, दिस इज़ ईओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस, दिस इज़ CMV, एंड दिस इज़ पिन कुछ करके होता है, पिल इंड्यूस इसोफेजाइटिस। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, एक HIV का पेशेंट है जो कि ART से कंप्लाइंट नहीं है, एंड नॉन ब्लडी डायरिया के साथ, अब्डोमिनल पेन के साथ, लॉस ऑफ एपिटाइट के साथ आपके पास आया है।
इस क्वेश्चन का आंसर CMV है। क्यों हमने बोला CMV है? क्योंकि एक तो HIV है, साथ में ब्लडी डायरिया एंड ऑल है, साथ में CD4 काउंट भी आपको दिए हुए हैं विच इज़ 40 एंड विजुअल एक्टिविटी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा CMV इसोफेजाइटिस है। CMV इसोफेजाइटिस हमने क्यों बोला? साइटोमेगालोवायरस हमने क्यों बोला? बिकॉज इसमें डीप पंच्ड आउट अल्सर आपको दिखाई दे रहे हैं। सप्रेस्ड पेशेंट में हमारे को देखने को मिलता है। जो CMV के लीजन्स होते हैं वो सर्पंजीनस होते हैं, डिस्टल ईसोफेगस में दिखते हैं, ठीक है। इसमें हिस्ट्री हो सकती है कोई भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। एंड आई में आपको पिज़्ज़ा पाई अपीयरेंस दिखती है। CMV कोलाइटिस भी होती है जो डायरिया होती है विच इज़ बेसिकली नॉन ब्लडी। एंड AGT में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, हो सकता है इसी में आगे जाके पूछा हो कि अगर एक पेशेंट को CMV कोलाइटिस हुआ है तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे? तो आप उसे गैनीसाइक्लोवीर दोगे फॉर 3 to 6 वीक्स। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है जो कि एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन पे है एंड उसकी वजह से, उस दवाई की वजह से उसे एक्सेसिव सैलिवेशन, उसके पिलो वेट हो रहे हैं। केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का था, पेशेंट सेल्फ हार्म वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो हमें पता है क्लोज़ापिन एक ऐसी ड्रग है जो कि वेट पिलो सिंड्रोम करती है, ठीक है। अब हमारे पास एक अब अभी हम रुक जाते हैं, इतने क्वेश्चंस हमने जितने किए हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस।